नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है आशीष कुमार बंछोर। भिलाई फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जिस लेक्चर पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है कुलॉम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो कुलॉम के लॉ को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, क्या होता है कुलॉम का लॉ। वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे उसके वेक्टर फॉर्म पे। वेक्टर फॉर्म पे मतलब जो फोर्स लग रहे थे दो चार्ज के बीच में, उन चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। क्या एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, या फिर दोनों अलग ही अलग डायरेक्शन में लग जाएंगे, एक इधर लग रहा है एक उधर लग रहा है, ऐसे टाइप का। इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। किन चीजों पर डिपेंड करता है इसे भी देखेंगे। साथ में सुपरपोजिशन थ्योरम भी देखेंगे, मतलब फोर्स ऑन अ चार्ज बाय मल्टीपल चार्जेस, एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, इसको भी समझेंगे आज हम लोग। कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चीजें बहुत सारी करनी है हमें। चालू करते हैं हम लोग। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है कुलॉम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के फॉर्म में कुलॉम के लॉ को पढ़ना है, ठीक है। तो वेक्टर के फॉर्म में पढ़ना मतलब जल्दी से वेक्टर को रिवाइज कर ले। क्या होता है वेक्टर? वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसमें दोनों चीजें होते हैं, विच इनक्लोजेस बोथ थिंग्स। क्या उसमें होता है? एक मैग्नीट्यूड और उसमें होता है एक डायरेक्शन। तो दोनों चीजें जिसमें दिख रही हैं आपको, जिस फिजिकल क्वांटिटी में ये दोनों चीजें दिख रही है वो वेक्टर हो जाते हैं। जैसे फोर्स, फोर्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग, कुलॉम के लॉ से फोर्स समझा हमने दोनों चार्ज के बीच में। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगने वाला है उसका एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब, जैसे फोर्स को मैं डिनोट कर रहा हूं ये, तो ये क्या हुआ? फोर्स वेक्टर। मतलब वेक्टर ऑफ फोर्स को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इस वाले पूरे सिंबल से। इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड जो है किसका? फोर्स का। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये दोनों चीजें होंगी उसमें, ठीक है। इसको मैं कब तक लेते चलूंगा साथ में? ऐसे वर्ड्स को लिखते रहूंगा क्या? नहीं, इसे मैं इंडिकेट करना चालू करूंगा इसके सिंबल से। तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, डिजिट, फिक्स वैल्यू। मोड ऑफ एफ, वेक्टर और कैप ऑफ एफ। एफ कैप का मतलब डायरेक्शन किसका? फोर्स का। मैग्नीट्यूड, इसको मॉड्यूलस में दिखा रहे हैं हम लोग। मॉड्यूलस में एफ वेक्टर को दिखाने का मतलब क्या है? आप जो भी वैल्यू लोगे एफ का, वो हमेशा पॉजिटिव लोगे। पॉजिटिव लेना है हमेशा एफ का वैल्यू। बोलने का मतलब ये है, जैसे देखिए, अगर मैंने बोला इस पॉइंट से आपको 5 मीटर चलने के लिए, तो आप कहीं भी जा सकते हो। कोई सर्टेन डायरेक्शन है या कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या? इधर भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। पर अगर मैंने बोल दिया, ये सब 5 मीटर को इंडिकेट कर रहे हैं ना जाने को, अगर मैंने बोल दिया कि आपको 5 मीटर ईस्ट चलना है, तो आप ईस्ट के डायरेक्शन में जाओगे, फिक्स डायरेक्शन है। आपको 5 मीटर नॉर्थ चलना है, तो आप नॉर्थ में फिक्स चलोगे 5 मीटर, उससे ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। तो यहाँ पर ईस्ट जो है वो क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहे हैं ईस्ट। और 5 मीटर न्यूमेरिकल वैल्यू को, मतलब 5 मीटर न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और 5 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में, मतलब ई, ईस्ट के डायरेक्शन में आप चल रहे हो। तो ये जो कैप है ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग डिजिट को या न्यूमेरिकल वैल्यू को निगेटिव नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलस लगा हुआ है, और मॉड्यूलस का मतलब होता है आप जो भी वैल्यू लोगे वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसको निगेटिव लेना ही नहीं है। तो निगेटिव क्या होगा फिर? सोच कर देखिए। इस रेफरेंस पॉइंट से आपने मान लिया है ईस्ट का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव, तो वेस्ट का डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। मतलब रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप जिसको ले रहे हैं वहां से कैलकुलेट किया जाता है किस डायरेक्शन को ले रहे हो आप, पॉजिटिव या निगेटिव। तो क्या चीज पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आपका फिक्स है ना, 5 मीटर। 5 मीटर इधर चलो, वो तो फिक्स है, वो तो पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव क्या हो रहा है? डायरेक्शन। इसका मतलब निगेटिव क्या चीज होता है? डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन हमेशा निगेटिव दिखाएगा आपको या पॉजिटिव दिखाएगा आपको।
डायरेक्शन पर वैल्यू फिक्स रहता है कि वो निगेटिव की तरफ जाना है या पॉजिटिव की तरफ। वैल्यू मैग्नीट्यूड का वो हमेशा फिक्स रहेगा और वो पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए मॉड्यूलस लिया जाता है। ठीक है, ये हुआ वेक्टर। वेक्टर को समझ गए हम लोग। ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है ना, स्केलर मतलब कहीं भी चलो। हम लोगों को देखना है अब दो चार्ज के बीच में किस टाइप का लग रहा है फोर्स और डायरेक्शन क्या है उसका। तो उसके लिए सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा क्या हम लोगों को, क्या चीज को, कि दो चार्ज प्रेजेंट है किसी फ्री स्पेस में या किसी और मीडियम में। हम लोग फ्री स्पेस को लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक प्लेन पर, प्लेन का मतलब जहां पर एक्स और वाई दोनों एक्सिस प्रेजेंट हो, जैसे एक्स वाई एक्सिस प्रेजेंट है आपके। ठीक है, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 प्रेजेंट है। थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, Q1 और Q2 प्रेजेंट है। ऑरिजिन से मान लेते हैं ये R2 डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। यहां से ऑरिजिन से R2 डिस्टेंस हो गया, ये R1 डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ऐसा क्या R1 पर प्रेजेंट है, Q1 चार्ज कहां से, ओरिजिन से। Q2 चार्ज कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, R2 डिस्टेंस पर। ये R2 डिस्टेंस ओरिजिन से एक सर्टेन डायरेक्शन को दिखा रहा है क्या, एक फिक्स डायरेक्शन को दिखा रहा है क्या, बिल्कुल। हो सकता है 5 मीटर हो R2 ईस्ट का डायरेक्शन, हो सकता है 5 मीटर हो R1 नॉर्थ का डायरेक्शन। इसका मतलब ये क्या हुआ, पोजीशन बता रहा है क्या किसका, Q2 का। ये क्या हुआ, पोजीशन बता रहा है क्या किसका, Q1 का। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सो R1 एंड R2 इज नॉट ओनली क्या डिस्टेंस बट ऑल्सो पोजीशन ऑफ Q1 एंड Q2। तो पहले लिखना पड़ेगा हम लोगों को, कंसीडर टू चार्जेस। जो चीजें रहती है उसको एज इट इज लिख देने का है। ठीक है, मार्क्स इसी से मिलते हैं भैया बोर्ड में। कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्रेजेंट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में प्रेजेंट है ये दोनों, Q1 एंड Q2। इतना बात हो गया अपना। ठीक है, एट R1 एंड R2 पोजीशन रिस्पेक्टिवली। अच्छा, पोजीशन से एक और मतलब है, बोलने का मतलब ये है कि ये कार्टेशियन एक्सिस जैसे ही तो है ना, ये एक्स और वाई प्लेन कार्टेशियन एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस में इस पॉइंट पर Q2 है, वाई एक्सिस में इस पॉइंट पर Q2 है। ये देखो, एक्स एक्सिस में इस पॉइंट पर Q1 है, ये देखो Q1 इस पॉइंट पर, और वाई एक्सिस पर Q1 इस पॉइंट पर है। तो पोजीशन क्या बता रहा है, x1 y1। पोजीशन क्या बता रहा है, x2 y2 Q2 के लिए। ये पोजीशन बता रहा है आपको। ठीक है, चलो अब हम लोगों को देखना है इन दोनों चार्ज पर कैसा फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं Q1 पर लगने वाला फोर्स किसके कारण, Q2 के कारण। Q2 के कारण Q1 पर फोर्स लग रहा है, तो किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ। ऐसे लगेगा, ऐसे, है ना। Q2 से Q1 के डायरेक्शन पे लग रहा है फोर्स। इसको कैसे लिखोगे आप, F फोर्स ऑन चार्ज 1 किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, यही तो कहलाएगा। तो इसको ले लो, लेट F12 इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 फ्रॉम चार्ज Q2। लिख सकता है ऐसा। ध्यान देना ये वेक्टर है, तो F12 को ऐसा दिखाऊंगा मैं, फोर्स वेक्टर होता है ना, फोर्स का एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, तभी तो आप देख रहे हो ना Q2 से Q1 के डायरेक्शन पर लग रहा है फोर्स। तो फोर्स ऑन Q1 फ्रॉम Q2, तो जिस पर फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखते हैं। 1 पर फोर्स लग रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, तो F12 हो गया। ठीक, डिस्टेंस कितना हो रहा है, आप जब कूलॉम का लॉ लगाते हैं तो क्या आता है, फोर्स लगा रहे हैं तो 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। उसका इनवर्सली स्क्वायर में प्रोपोर्शन होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्क्वायर में R, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग को देखना पड़ेगा कितना है। बताइए कितना है डिस्टेंस इनके बीच का, Q2 से Q1 मतलब R2 से R1। जा रहे हो ना आप R2 से R1, तो उसको कैसे डिनोट करोगे, R पोजीशन ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम चार्ज 2। इसको ऐसे लिखोगे, पोजीशन ऑफ
चार्ज 1 फ्रॉम चार्ज 2। समझ गए? तो ये क्या कहला रहा है? R12। ये हुआ R12। ठीक, तो हम लोग को F12 मिल गया, हम लोग को R12 मिल गया। अब निकाल कर देखते हैं। नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q1 फ्रॉम चार्ज Q2, जिसको आपने F12 बोले हैं, क्या होना चाहिए? ये कूलॉम का लॉ लगा रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो हमने पढ़ा है, F12 क्या होगा? फिर चार्ज 1 पर देख रहे हो ना आप, चार्ज 2 के रिस्पेक्ट में 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q, दोनों चार्ज Q1 Q2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। उनके बीच का डिस्टेंस क्या है भैया? R12। ये उनके बीच का डिस्टेंस है। पर इस डिस्टेंस का हम लोग क्या ले रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना रहता है यहाँ पर, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो आप, तो ये है वेक्टर, ये कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू फिक्स है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है। Q1 और Q2 अपने आप में स्केलर होते हैं, मतलब ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो वेक्टर नहीं है ना। ये भी अपने आप में क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। R12 का आपको डिस्टेंस ले रहे हो ना, 5 मीटर होगा मान लो, तो 5 मीटर यहाँ पर लिखोगे, 5 मीटर का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर, ऐसा लिखोगे, मतलब ये भी मैग्नीट्यूड हुआ। पर ये तो वेक्टर है और ये पूरा मैग्नीट्यूड हुआ। याद कीजिए कैसे लिखते थे? वेक्टर है अगर तो मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। ठीक है, F12 का जो डायरेक्शन है वो यहां पर इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, इस चीज को इंडिकेट करना पड़ेगा, डायरेक्शन को इंडिकेट करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में चल रहा है? R12 के डायरेक्शन में चल रहा है ना। ये देखो, मतलब चार्ज 2 से चार्ज 1 के, इसका बोलने का मतलब है R12 का कैप डालना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? R12 का कैप डाले आप, तो ये हुआ आपका फोर्स का वेक्टर फॉर्म। चार्ज 1 पर पे, चार्ज 2 के रिस्पेक्ट में, Q1 पर Q2 के रिस्पेक्ट में जो भी आपका फोर्स आ रहा है वो ये हुआ। कोई दिक्कत है इसमें? ये तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो इस चीज को, ये R12 हुआ। R12 का वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप? कोई फिक्स वैल्यू होगा क्या R12 का? सोचकर देखो, सोचकर देखो एक बार क्या होगा फिक्स वैल्यू। देखो वेक्टर को जब रिजॉल्व करोगे, O से आप गए R2 के डायरेक्शन में, ये R2 पोजीशन पर, फिर Q2 पे पहुंचे, O से Q2 पहुंचे, Q2 से डायरेक्शन देखते जाओ ना, यहाँ पहुंचे फिर यहाँ पहुंचे, पर ये तो सीधे ले जा दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, ये तो सीधे ले जा दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पहुंचने के लिए आपको ये दोनों को ऐड करना पड़ा। वेक्टर में सीधा अलजेब्रिक समीशन ऐसा होगा ना, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग R2 प्लस R12 इक्वल R1 हो रहा है। मतलब अगर इसको नाम दे दूं मैं ट्रायंगल का A B और O, है ना, ये O हो गया, तो यहां पर लिखोगे इन ट्रायंगल A B O। आप देखोगे OB वेक्टर प्लस OB वेक्टर हुआ ना, प्लस BA वेक्टर इक्वल OA वेक्टर, ये हो रहा है। OB का वेक्टर प्लस BA का वेक्टर इक्वल OA वेक्टर। तो यहां पर ध्यान दीजिए ना, R2 OB को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, प्लस R12 BA को इक्वल क्या हो रहा है? R1 वेक्टर। R12 निकाल सकते हो क्या? यही तो निकालने बोल रहे थे ना हम लोग। तो R12 वेक्टर क्या हो रहा है फिर? R1 माइनस R2, ये R12 वेक्टर हुआ, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड देख सकते हैं क्या होगा? मैग्नीट्यूड के लिए मोड लगा दो, R12 का मोड इक्वल R1 माइनस R2 का मोड। अब इस पूरे को मैं केवल वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब R12, और इधर इसके मैग्नीट्यूड को लिख दे रहा हूं R1 माइनस R2, और डायरेक्शन को लिख दो, बन गया ये पूरा वेक्टर।
r12 वेक्टर क्या हुआ, r12 का मोड, ये मोड, और उसका डायरेक्शन r12। तो ये डायरेक्शन बस को अगर लिखना चाहूं तो क्या होगा फिर, r12 वेक्टर और ये वाला नीचे आ जाएगा r1 माइनस r2 का मोड या मैग्नीट्यूड। ये हो गया आपका क्या, r12। इसका मतलब आप r12, ये इक्वेशन हो गया मान लो दूसरा, अगर इसको पहला कंसीडर कर ले तो ये इक्वेशन हो गया क्या, तीसरा। ठीक, तो पहले इक्वेशन में ध्यान दोगे तो r12 का मोड स्क्वायर है, r12 का मोड स्क्वायर, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पर, r12 कैप, r12 कैप, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं कहां पर, इस इक्वेशन में। तो लिख लीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ किसका किसका, मोड ऑफ r12 एंड कैप ऑफ r12 इन इक्वेशन नंबर 1 पर पुट करके देख लीजिए क्या आ रहा है। अब पुट जैसे ही करते हैं हम लोग तो f12 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट q1 q2 अपॉन r12 का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर, r1 माइनस r2 का स्क्वायर डॉट, इस चीज को लिख दीजिए फिर r12 वेक्टर अपॉन r1 माइनस r2 का मॉड्यूलस। यहां पर ध्यान दोगे तो r1 माइनस r2 मॉड्यूलस का स्क्वायर है और एक और r1 माइनस r2 है, तो f12 क्या बनेगा फिर, क्यूब हो जाएगा क्या मॉड्यूलस का, q1 q2 अपॉन r1 माइनस r2 का क्यूब और r12 वेक्टर। ये होता है फोल्स का वेक्टर फॉर्म, समझे, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। इसमें r12 का वैल्यू को फिक्स कर दिया हम लोग, रख दिए, पुट कर दिया r12 के वैल्यू को यहां पर, ठीक है। यहां पर कैप है, यहां पर वेक्टर हो गया, तो सीधे सीधे वेक्टर को बता दे रहे हैं ये पूरा, ये दोनों इक्वेशन। तो ये हुआ अपन का चार्ज 1 पर लगने वाला चार्ज 2 के कारण। सिमिलरली देखोगे अगर आप फोर्स ऑन लेट, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे फिर, F21 से, ठीक है। पोजीशन ऑफ Q1 फ्रॉम Q2, सॉरी Q2 फ्रॉम Q1, इसको कैसे इंडिकेट करोगे फिर, इसको इंडिकेट करोगे R21 से, ठीक। तो वो क्या होगा फिर, अच्छा इसको इक्वेशन मान लिए रहते हैं, चौथा इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ठीक है। वो होगा F21, ठीक, वो क्या होगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2, तो वही रहेंगे चार्ज, उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब R21 का स्क्वायर और R21 क्या, ये हुआ आपका फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1, ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। ऐसे ही जब देखेंगे हम लोग, इसको एक इक्वेशन ले लो पांचवा, ऐसे ही जब देख रहे हैं हम लोग, तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सोचकर देखिए आप, 2 पर लगा रहे हैं क्या फोर्स, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में 2 पर फोर्स लगा रहे हैं, या ये बोलो कि चार्ज 2 पर चार्ज 1 से फोर्स लगा रहे हो, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा फिर, देखो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो गया R2 पर लग रहा है 1 से, तो ये डायरेक्शन हो गया, फोर्स 2 पर लग रहा है 1 से, ठीक। अब वेक्टर रिजोल्यूशन कैसे हो गया, यहाँ पर देखो, यहां से गए यहां पर ये तो घूम के ऐसे जा रहा है, पहले R1 पे गया Q1 पे, फिर Q2 पे जाने के लिए R21 लिया, मतलब R1 प्लस R21 ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, R2 बना रहे हैं, कहने का यही मतलब है। तो R21 क्या हुआ फिर, R2 माइनस R1, तो ये वाले वैल्यू को पुट कर सकते हैं क्या इस जगह पर, कर सकते हैं, आइए देखते हैं फिर, पुट करके देख लीजिए वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ
R21, ठीक है, ये देखो इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो F21 क्या होगा फिर उस कंडीशन में, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखो इसका अगर मेरे को मॉड्यूलस लेना है तो सीधे मॉड्यूलस लिख देता हूं, R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर मेरे को कैप लेना है तो कैप कैसा बनेगा, R21 वेक्टर इक्वल मॉड्यूलस ऑफ R21 और कैप ऑफ R21। मॉड्यूलस ऑफ R21 क्या होगा, इसका मॉड्यूलस मतलब R2 माइनस R1 का मॉड्यूलस और R21 कैप। तो यहां से R21 कैप निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बिल्कुल, क्या R21 वेक्टर अपॉन ये यूनिट वेक्टर ही कहलाता है यही चीज, ठीक। इसका मतलब यहां पर लिख सकता हूं R21 के पोजीशन डायरेक्शन में और ये हो जाएगा क्यूब, तो ये बन गया F21। ये हो गया आपका 6th इक्वेशन। तो दोनों चार्जेस पर फोर्स आपने निकाल लिया, ठीक है। एक 4th इक्वेशन हो गया ये वाला एंड 6th इक्वेशन हो गया ये वाला F21, विच इज, इसको लिख सकते हो विच इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई, इसके लिए लिख रहे हैं ना, चार्ज Q1। और लिख सकते हो इक्वेशन नंबर क्या है वो 4 एंड इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट्स वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। तो ये टॉपिक यहीं पर होता है खत्म, ये टॉपिक तो खत्म हो गया यहाँ पर। ये दोनों क्या बता रहे हैं आपको, वेक्टर लॉ बता रहे हैं, वेक्टर फॉर्म बता रहे हैं कूलॉम के लॉ के, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q1 और Q2 के बीच पे लगने वाला फोर्स। अच्छा आप सोच कर देखिए, क्या दोनों के बीच में फोर्स अलग अलग लग रहा होगा, सेम लग रहा होगा, क्या होगा वैल्यू फोर्स का, इस चीज को हम लोग को देखना पड़ता है। और इस चीज को देखने के लिए इसी लॉ का सहारा लिया जाता है, वेक्टर फॉर्म का सहारा लिया जाता है। कैसे लेंगे आप, कैसे पता चलेगा हम लोगों को किस इक्वल लग रहा है कि अलग अलग लग रहे हैं। चलो ध्यान देते हैं इन दो इक्वेशन पर, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब मुझे बताइए, एक बार R21 को देखे थे, एक बार R12 को भी तो देखा था ना आपने, यही इसी डायग्राम में। तो डायग्राम ऐसा बन रहा है कुछ, ठीक। ये बताइए यहां से मैं 5 मीटर चलने बोलूंगा आपको इस तरफ, तो कहां पहुंचोगे, A से 5 मीटर B पर पहुंचोगे। अब B से चलने बोलूंगा इस तरफ 5 मीटर, तो कितना दूर पहुंचोगे, A पर ही पहुंचोगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब R12 और R21, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अपोज है। मतलब मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच का सेम है, किन दोनों के बीच का, A और B के बीच का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग क्लियरली, R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ R21 के, बिल्कुल लिख सकते हैं ये चीज। इसका बोलने का मतलब क्या है, R12 क्या चीज है, ये देखो R1 माइनस R2, कहने का मतलब है R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड के, समझ रहे हो। इसका मतलब R1 माइनस R2 जहां पर भी दिख रहा है वहां पर हम लोग R2 माइनस R1 पुट कर सकते हैं, या इसका उल्टा, जहां पर R2 माइनस R1 दिख रहा है वहां पर R1 माइनस R2 मोड को पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर R2 माइनस R1 का मोड को पुट कर सकते हो क्या आप, देखो देखो, तो ये R1 माइनस R2 का मॉड का क्यूब है, तो इसके जगह R2 माइनस R1 के मॉड के क्यूब को पुट कर सकते हो आप यहाँ पर। तो अंतर किस चीज में आ रहा है, डायरेक्शन में अंतर आ रहा है ना, R21 इस डायरेक्शन को बोल रहा है, R12 इस डायरेक्शन को बोल रहा है, बट R12 वेक्टर इज डायरेक्टली अपोजिट टू R21 वेक्टर, समझ रहे हो ना।
ये अपोज हो रहा है, बस ये इनवर्स हो जा रहा है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दो इक्वेशंस को है, इसी से हम लोग सो इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, देखो F12 इक्वल 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 का क्यूब, इसका क्यूब मैं ऐसे लिख दे रहा हूं R2 माइनस R1 का क्यूब, R12 के जगह माइनस R21 पुट कर दिए वैल्यू को। ठीक है, तो F12 को कैसे लिख सकते हैं फिर, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, ये माइनस को बाहर ले लेता हूं मैं, तो ये माइनस बाहर आ गया, Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का, ये सॉरी मॉड्यूलस में ना, R2 माइनस R1 का मॉड्यूलस का क्यूब, और ये हो गया आपका R2 1 वेक्टर माइनस को मैंने बाहर ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज लिख दिया मैंने। अच्छा अब देखो ये पूरा वैल्यू यहां से लेकर ये पूरा वैल्यू, इसको डिनोट कर रहा है क्या, ध्यान से देखो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1 का क्यूब R2 1 वेक्टर। जी हाँ, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। क्या बता रहा है, ये दोनों के बीच फोर्स इक्वल है, मतलब चार्ज 1 पर 2 के कारण लगने वाला फोर्स F12 इक्वल है चार्ज 2 पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। और यही क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आपने कूलॉम के लॉ से क्या देख लिया, न्यूटन का थर्ड लॉ कर लिया। ये क्वेश्चन बनता है भैया, प्रूफ न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के इनवर्स स्क्वायर लॉ से, कूलॉम के इनवर्स स्क्वायर लॉ से न्यूटन के थर्ड लॉ को इंट्रोड्यूस कीजिए, ये चीज होता है। तो ये दिख गया हम लोगों को, मतलब दो चार्ज के बीच में फोर्स इक्वल ही लगेगा, अलग नहीं लगने वाला, ये जितना फोर्स लगा रहा है इस पर उतना ही लगना है, इस जगह पर बी से ए पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना ए से बी पर लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा। एफ देख लीजिए ना, F12 का डायरेक्शन ये वाला है और F21 का डायरेक्शन ये वाला है, तो दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा है। ये होता है भैया कूलॉम का वेक्टर फॉर्म, कूलॉम के लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आइए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में आपको दो चार्ज दे सकता है, ठीक है, दो चार्ज दे देगा, एक और चार्ज दे देगा आपको, एक और चार्ज दे देगा, तीसरा मतलब तीन चार्ज दे दिए, और किन्हीं दो चार्ज के कारण तीसरे चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इवैल्यूएट कीजिए बोलेगा, और उसके डायरेक्शन को भी इवैल्यूएट कीजिए बोलेगा, ऐसे बोल सकते हैं बिल्कुल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन है आपका, थ्री चार्जेस of 10 microcoulomb, 10 microcoulomb and 5 microcoulomb, ये माइनस में, चलो इसको माइनस में ले लेते हैं ना, 10 माइक्रोकुलॉम पॉजिटिव है, 10 माइक्रोकुलॉम नेगेटिव है, और एक 5 माइक्रोकुलॉम इज लोकेटेड इन कॉर्नर ऑफ an equilateral triangle ABC, इसके कॉर्नर्स हैं एज शोन इन फिगर, तो जैसा फिगर में शो किया गया है, each side has length of
5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का लेंथ है हर साइड का, ठीक है। इच साइड हैज लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोल्स, एक काम करते हैं ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोल्स, ठीक है, ऑन 5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज बाय 2 अदर चार्जेस। तो बाकी 2 चार्जेस के कारण 5 माइक्रोकूलम्ब वाले चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब रिजल्टेंट जो है ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज बाय 2 अदर चार्जेस। तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, देखो ए बी सी बोला है, ए बी सी, ठीक है। तो मान लीजिए ये ऐसा डायग्राम, इसको थोड़ा सा ना नीचे बना लेते हैं क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्व करना पड़ेगा ना हम लोगों को, या इस तरफ बना लेते हैं। आइए, ये हो गया ऐसा, ठीक है। ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ और ये सी पॉइंट हुआ। ए पर कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम्ब, बी पर -10 माइक्रोकूलम्ब, सी पर कितना चार्ज है, सी पर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम्ब का, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हम लोग को एक छोटा सा कूलम्ब का जो अभी पीछे पढ़े ना उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। देखो, अब कूलम्ब का फोर्स क्या बोलता है आपका, F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये बोलता है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग डायरेक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या फोर्स का। मान लीजिए Q1 है पॉजिटिव चार्ज और Q2 है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पहला कंडीशन ले रहे हैं। Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस R होगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा रहेगा, क्या लगता है आपको, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या, नहीं, दोनों एक दूसरे को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये इसको बाहर भेजने की कोशिश करेगा और ये इसको बाहर भेजने की कोशिश करेगा, मतलब फोर्स विल बी रिपल्सिव। अच्छा, इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन हमेशा बड़ा आएगा 0 से, और इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो डिस्टेंस तो 0 से बड़ा ही होगा। K का वैल्यू तो पता है हमको 9 × 10⁹, वो भी 0 से बड़ा हो गया, ये भी 0 से बड़ा, तो फोर्स भी 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब इन केस ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस, 2 पॉजिटिव चार्ज के केस में वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी ग्रेटर देन किससे, 0 से, या फिर पॉजिटिव रहेगा, ये लिख दो, वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी पॉजिटिव, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अब दूसरा कंडीशन समझकर देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, सॉरी एक निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक निगेटिव चार्ज है। Q1 भी निगेटिव है, Q2 भी निगेटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे ना, रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को बाहर भेजने की कोशिश करेंगे। यहां पर भी Q1 और Q2 का मल्टीप्लीकेशन, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, क्या आएगा आंसर फाइनल, 0 से बड़ा आएगा ना। यहां पर ये 0 से बड़ा आ रहा है तो पूरा वैल्यू भी 0 से बड़ा आएगा, इसका मतलब फोर्स का वैल्यू भी 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहां पर भी सेम हो रहा है, मतलब इन केस ऑफ 2 नेगेटिव चार्जेस, 2 निगेटिव चार्जेस के केस में क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच के फोर्स का वैल्यू ग्रेटर होगा किससे, 0 से, या इस कंडीशन में भी पॉजिटिव ही हो रहा है फोर्स का वैल्यू, मतलब F इक्वल यहां भी पॉजिटिव हो रहा है, F इक्वल यहां भी पॉजिटिव हो रहा है। अब तीसरा कंडीशन क्या है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है,
एक निगेटिव चार्ज यहाँ पर है। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अट्रैक्ट कैसे करेंगे? हमेशा फील्ड लाइन पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में जाता है। हमेशा पॉजिटिव से किस डायरेक्शन में जाएगा? निगेटिव के डायरेक्शन में। पॉजिटिव कोशिश करता है इसको खींचने का, ठीक, निगेटिव भी कोशिश करता है इसके समीप जाने का, इसके पास जाने का, इसलिए फील्ड लाइन का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पर Q1 तो पॉजिटिव है लेकिन Q2 क्या है? निगेटिव। तो Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई क्या आएगा? फिर पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव आता है। इसका मतलब 0 से कम हो जाएगा, और इसका वैल्यू अगर 0 से कम हो रहा है तो फॉल्स का वैल्यू भी 0 से कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इन दैट केस फॉल्स विल बी लेस देन किससे? 0 से। 0 से छोटा हो गया, या F इक्वल टू इस कंडीशन में निगेटिव आ रहा है। समझ रहे हो? बताने का मतलब ये है कि पॉजिटिव अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे, निगेटिव है तो बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव है तो एक दूसरे के क्लोजर आने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इस चीज को लिख लीजिएगा कहीं पर, इंडिकेट कर लीजिएगा कहीं पर। ठीक, मिटा देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा काम आएगा हम लोग के, लगेगा यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर जो तीनों चार्ज हैं, ये 3 चार्ज हैं, इसमें एक है पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा निगेटिव। हम लोग को किस पर देखना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम चार्ज बाय 2 अदर चार्जेस। इसका मतलब इन दोनों चार्ज के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, इस चीज को देखना है हम लोगों को। एक चीज बोल दिया है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये भी 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ये भी 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। एक चीज और पता चल जाता है इससे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों का जब अगर डायरेक्शन सेम है, सॉरी इन तीनों का साइड अगर सेम है तो इन तीनों का एंगल भी क्या होगा? सेम ही होगा। और क्या होगा? तीनों एंगल मिलकर कितने बनाते हैं? 180 डिग्री। तो हर एक एंगल कितना होगा अगर सेम है? तो 60 डिग्री का। ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। अब बताइए ए भी पॉजिटिव चार्ज है, सी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ए के कारण अगर सी पर फोर्स लगा रहे हैं आप तो किस डायरेक्शन पर लगेगा भैया? दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, मतलब इधर लग रहा है। कौन सा? एफ सी पर लग रहा है फोर्स, किसके कारण? ए के कारण। क्लियर हो गया? एफ सी पर लगने वाला फोर्स ए के कारण, तो उसको लिख दिया एफ सी ए। ठीक है, अब इसी पर इसके कारण भी देखना है हम लोग को, मतलब एफ सी बी भी देखना है। अब ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइन कहां से आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। क्या चीज? एफ सी बी। एफ सी बी लिखोगे, बी के कारण लगने वाला फोर्स किस पर? सी पर, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए एक वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से जा रहा होगा, ऐसा कहीं पर। जरूरी नहीं बीच से ही जाए, एंगल हम लोग को पता करना पड़ेगा, वही तो डायरेक्शन है। तो ये होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स, इसी को फाइंड करना है अपन को। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम चार्ज बाय 2 अदर चार्जेस। ठीक, तो एफ सी के वैल्यू को निकाले क्या? एफ सी ए और एफ सी बी के। अच्छा एक चीज बताइए, ये 10 माइक्रोकूलम है, ये जितना इस पर फोर्स लगाएगा 10 और 5 का फोर्स लगेगा। मतलब बोलने का ये है आप जब एफ सी ए लिख रहे हो तो ये कितना होगा? 1/4 पाई ई नॉट Q1 क्या है? 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम लिख लीजिए। अच्छा पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, Q1 क्या दिया है आपको? 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 की पावर -6 कूलम, ऐसा लिखोगे। Q2 क्या दिया है? Q2 इसको ले रहे हो तो -10 माइक्रोकूलम, या इसको A ले लो, इसको B ले लो, QB। ये क्या होगा? -10 × 10 की पावर -6 कूलम। अच्छा QA और QB ले रहे हो आप लोग, तो इसमें मैग्नीट्यूड को बस लेते हैं ना हम लोग, चार्ज है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। जब फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालते टाइम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? 10 × 10 की पावर -6 कूलम, मतलब दोनों ही 10 की पावर -5 कूलम हो रहे हैं। क्लियर है? 10 की पावर -5 कूलम हो गया। QC पर ध्यान देते क्या है? 5 माइक्रोकूलम, मतलब 5
10⁻⁶ कूलॉम। ये हुए आपके, ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूं सी और ए। तो सी पर क्या है, मतलब ये 5 माइक्रो कूलॉम है ये वाला, और ये ए। तो ए है 10⁻⁵ इंटू, सी है आपका 5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है 5 सेंटीमीटर। आर दिया है, हर एक आर ना, चाहे आर ए ले लो, आर ए बी, आर बी सी या आर ए सी, कुछ भी ले लो, सब 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, जैसे इनको कूलॉम में किया ऐसा यूनिट में सबको पहले कन्वर्ट करना रहता है। न्यूमेरिकल जब भी बनाना है तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन कर लिया करो। सब ऐसा यूनिट में दिए हैं कि नहीं ये देख लिया करो, अगर दिया है तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो आर का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक। ये एफ सी ए हुआ। अब आप जब बोल रहे हो कि चार्ज को पॉजिटिव में ही लेते हैं, निगेटिव में ले नहीं सकते जब फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा भैया, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वही फोर्स इससे यहां पर लगेगा। ये निगेटिव है ना, इसको तो पॉजिटिव ले रहा है, तो सेम तो होगा ना, 10 5 5 10। इसका मतलब यही वैल्यू क्या होगा आपका एफ सी बी, वही वैल्यू होगा दोनों का। मतलब ये जो आ रहा है फोर्स वो भी वही है, ये फोर्स जो है ये भी सेम है। तो एफ सी ए और एफ सी बी दोनों इक्वल हो गए आपके। तो निकाल लेते हैं, एफ सी ए इक्वल एफ सी बी इक्वल क्या होगा, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए फिर। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 25 हो गया ये। या इसको ना ऐसे मल्टीप्लाई ना करके 5 इंटू 5 लिख लो, काटने में आसान होगा, इंटू 10⁻⁻4। ये देखो 5 5 से कर लिया, तो कितना आ रहा है फिर ये 9 अपॉन एक 5 बचा है, देखो 9/5 इधर बच रहा है 10⁻⁹ -11 + 4, ठीक है। कितना आ रहा है ये सॉल्यूशन करोगे तो 5 1 पॉइंट कितना आ रहा है भाई 1.8 इंटू 10⁻9 और 4 13 13 11 2 तो आ गया, ठीक। किसमें, न्यूटन में। दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। ये आ रहा है हम लोगों का। या इसको क्या लिख सकते हैं भैया, इसको ना ऐसे लिख देते हैं 180 न्यूटन, सीधा ये लिख देते हैं 180 न्यूटन हो रहा है ना। चलो ठीक, इसका मतलब 180 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, इसका मतलब 180 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, दोनों फोर्स सेम है। रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, यहां पर लिख देता हूं मैं। 180 न्यूटन आ रहा है ना दोनों तरफ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल √ऑफ पहला वाला फोर्स जो आया है उसका स्क्वायर, दूसरे फोर्स का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई कॉस, उनके बीच का एंगल, किनके बीच का, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो एक वेक्टर ये जा रहा है, एक वेक्टर ये आ रहा है, तो दोनों के बीच का ये एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल दोनों के बीच का सोचिए। जब ये 60 डिग्री बन रहा है और ये पूरा कितना बनना चाहिए 180 डिग्री, लीनियर पे है, तो ये कितना बनेगा 120 डिग्री बनेगा फिर, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो एफ इक्वल क्या आ रहा है फिर 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू 180 इंटू 180 इंटू कॉस 120, ये ठीक। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 180 का स्क्वायर को तो कॉमन ले सकता हूं मैं, किससे, इन दोनों से, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हो आप लोग, ये दोनों फोर्स तो सेम आ रहे हैं भाई, ये दोनों फोर्स तो सेम है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, √ऑफ सेम फोर्स है, तो F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर cos 120 डिग्री, ऐसा लिख दोगे, ठीक है। इसको फिर कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो ये भी 2F1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2F1 का स्क्वायर हो गया cos 120 डिग्री, ठीक। इसका मतलब यहाँ सॉल्व करोगे तो 2F1 का स्क्वायर कॉमन निकला 1 प्लस cos 120 डिग्री, ये आ रहा है, ठीक, 1 प्लस cos 120 डिग्री।
इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा, f1 √2 और अंदर में 1 प्लस कॉस 120 डिग्री। अब चाहो तो पुट कर दो कॉस 120 डिग्री का और इधर बाहर में आ गया 180 न्यूटन, तो F इक्वल आ रहा है 180 न्यूटन। ठीक है, √2 1 प्लस कॉस 120 डिग्री का मतलब जब आप कॉस 120 डिग्री सॉल्व करना चाह रहे हैं ना, इसका ऐसे लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। कॉस के 90 में अगर किसी एंगल को जोड़ रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव हो जाता है ना निगेटिव कि नहीं होता है, 1 से 0 फिर 0 से -1, तो ये क्या आएगा माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो माइनस हाफ हो गया ये, तो इसके जगह लिख सकते हो माइनस हाफ। तो F इक्वल क्या आया फिर 120 इंटू √2 इंटू हाफ, मतलब 2 कटा, तो F इक्वल क्या आ रहा है 180 न्यूटन। तो ये भी वैल्यू वही आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू भी 180 न्यूटन ही लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जब फोर्स का डायरेक्शन भी इधर आ रहा है 180 न्यूटन आ रहा है मैग्नीट्यूड, तो इसका डायरेक्शन भी तो निकालना है ना, देखो मैग्नीट्यूड तो निकाल गया, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे फिर tan अल्फा लेना पड़ेगा आपको। tan अल्फा क्या होता है F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ऐसे ही लिखते थे, याद है, याद आ रहा है ना। तो साइन थीटा क्या होगा 120 डिग्री अपॉन F1 प्लस F2 कॉस 120 डिग्री, यही उसका एंगल आएगा tan अल्फा का। ठीक, F2 क्या है आपका, F2 180 न्यूटन है, साइन 120 डिग्री अपॉन F1 180 प्लस F2 180 साइन, सॉरी कॉस है ना यहाँ पर, कॉस 120 डिग्री। ठीक, तो tan का अल्फा इक्वल, अब यहाँ से देखो 180 को पूरा निकाल लो कॉमन, तो साइन 120 डिग्री क्या होगा कॉस 30 डिग्री, और यहाँ से 180 को कॉमन निकाले तो क्या बन रहा है 1 माइनस सॉरी 1 प्लस 1। ठीक, और ये कॉस 120 डिग्री क्या होगा साइन 30 डिग्री, लेकिन किसमें माइनस में। ठीक है, ये देखो ना, ये निकाले ना अभी। तो tan अल्फा क्या हो रहा है फिर, ये तो खत्म हो गया, cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, 1 माइनस हाफ मतलब केवल बचा हाफ, तो क्या आ रहा है tan अल्फा इक्वल टू √3, और tan अल्फा √3 कब होता है जब अल्फा 60 डिग्री होता है तब, तो अल्फा इक्वल 60 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री रहेगा यहाँ पर। इसका मतलब इक्वल पार्ट, ये बाइसेक्टर है इसके लिए, समझ रहे हो, इन दो वेक्टर्स के लिए बराबर भाग में बांट दे रहे हैं इन दोनों वेक्टर को। ये हुआ आपका क्वेश्चन। तो इससे थोड़ा सा समझ आ गया होगा आपको कि क्या होता है वेक्टर और कैसे रिजॉल्व किया जाता है फोर्स को दोनों चार्ज के बीच का वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक बच गया आपका सुपर पोजिशन थ्योरम, मतलब किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज के कारण लगने वाला क्या फोर्स। आइए देखते हैं उसको जल्दी से फिर। फोर्स ऑन चार्ज बाय मल्टीपल चार्जेस, ऐसा लिखा जाता है इसको, तो कंफ्यूज मत होना अलग अलग अगर हेडिंग लिखा हो तो। देखो सुपर पोजिशन थ्योरम ऑफ चार्जेस, ऐसे लिख दे रहे हैं हम लोग। इसको ऐसे लिखो, फोर्स ऑन अ चार्ज बाय मल्टीपल क्या चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस के कारण एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स। मान लो ये चार्ज है जिस पर फोर्स लगाना है हम लोग को, उसको Q0 से डिनोट कर दे रहा हूँ। Q0 का मतलब टेस्टिंग चार्ज है। ठीक, ये किसी प्लेन पर मौजूद है, प्लेन मतलब वही एक्स वाई एक्सिस, तो कंसीडर करते हैं इसका डिस्टेंस है या इसका पोजीशन है R0। ठीक, इसका पोजीशन हो गया किसका Q0 का। अब यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस और मौजूद होंगे, ठीक है, आप इनको अपने टर्म्स में लिख देना।
ठीक है। कंसीडर अ टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट इज प्रेजेंट इन अ प्लेन फ्रॉम आर ओ पोजिशन, फ्रॉम कहाँ से, ओरिजिन से, Q1 Q2 ऐसे करके और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, ये Q2, ठीक है, यहाँ Q3, यहाँ पर एक और चार्ज ले लो, ऐसा करके बहुत सारे चार्ज Qn एन चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक। अब इन सभी चार्जेस के कारण सबका पोजीशन वैसी होगा R1 R2 R3, ठीक है, Rn। अब इन सब चार्जेस के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, जैसे ये देखो Q नॉट हो गया, Q नॉट पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स, Q2 के कारण Q नॉट पे लगने वाला फोर्स, Q3 के कारण Q नॉट पे लगने वाला फोर्स, Qn के कारण Q नॉट पे लगने वाला फोर्स। इसको फाइंड आउट करना है हमको, क्या होना चाहिए फिर, टोटल वैल्यू ऑफ फोर्सेस इन Q नॉट। तो मान लो F चार्ज किस पर, 0 पर, किसके कारण, 1 के कारण लगने वाला फोर्स किस पर, 0 पर, इज कंसिडर टू बी फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट बाई Q1। तो F02 क्या होगा फिर, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट बाई Q2, ठीक है। F03 फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट बाई लिखो या फ्रॉम लिखो, फ्रॉम लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्रॉम लिख देना है यहाँ पर, फ्रॉम Q1 फ्रॉम Q2, ठीक है, फ्रॉम Q3। वैसे ही F बहुत सारे चार्जेस के कारण लगने का क्या बोलोगे, Q नॉट पर लग रहा है फ्रॉम Qn, ये हुआ। अब एक एक इंडिविजुअल को निकाल सकते हैं क्या हम लोग, सो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट फ्रॉम Q1, ठीक है। तो क्या हो गई, F01 इक्वल 1/4 एब्सोल्यूट नॉट, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन हो गया और उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ऐसा दिखा सकते हैं क्या भैया, बताओ, R01, अरे देखो ना, ये देखो Q नॉट और ये Q1, तो ये R1 है, ये R0 है, कहां से कहां जा रहे हो, 0 पर जा रहे हो, कहां से, 1 से, ठीक है, पोजीशन ऑफ 0 फ्रॉम 1, R01। इसको जब आप लिखना चाहोगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, R0 माइनस R1, ऐसा भी लिख सकते हो आप चाहो तो। देखो R1 बड़ा हुआ, R0 बड़ा हो गया ना, ये देखो R0 पर पहुंच रहे हो आप, ठीक, और यहाँ पर R1 पे पहुंचे, फिर R01 को ऐड कर रहे हो, तो R01 का वैल्यू को लाने के लिए R1 को इससे घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप, इसका मतलब इस जगह पर इसी को सेम को F01 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/4 एब्सोल्यूट नॉट Q0 Q1 R0 माइनस R1 का क्यूब R01 वेक्टर, ठीक है। ये हुआ एक, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली देखते जाओ, F02 क्या होगा, बस सेम होते जाएंगे सब, Q0 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स R0 माइनस R2 का क्यूब और R0 2 डायरेक्शन, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ऐसे ही F03 भी निकाल पाएंगे आप, फिर 1/4 एब्सोल्यूट नॉट Q नॉट Q3 R0 माइनस R3 का क्यूब R03, ठीक, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब 0 n निकाल लेते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 करके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, चार्ज पार्टिकल्स, Q0 Qn R0 माइनस Rn का क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाएगा R0n, ये बन गया चौथा इक्वेशन, ठीक है। ऐसे करके n चार्जेस हो गए और इसके आप निकाल लिए हो। तो जो 0 चार्ज है, मतलब Q नॉट जो टेस्टिंग चार्ज है आपका,
उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा भैया, लिखो उसको, रिजल्टेंट फोर्स या जिसको बोलते हैं नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट। क्या होगा, टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स, जिसको आपने कहा एफ। इफ एफ इज द रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट, तो वो होगा F01 प्लस F02 प्लस F03 करके पूरा प्लस ऐड करते जाओ F0n तक, है ना, यही तो होगा। अब सभी के वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा हम लोगों को, इसका मतलब, ठीक है, तो पुट करते जाते हैं। आइए क्या होगा भैया, F इक्वल क्या हो जाएगा, F01 है ये, इसको लिखो 1/4 एब्सोल्यूट नॉट Q नॉट Q1 R01, इस वाले को लिख देते हैं ना इक्वेशन को। ऐसा, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अगला ये क्या हुआ, F01, F02 लिखना पड़ेगा आपको, Q नॉट Q2 अपॉन R0 माइनस R2 का क्यूब प्लस R0, सॉरी माफ करना, R02 वेक्टर, ठीक है, प्लस 1/4 एब्सोल्यूट नॉट Q नॉट Q3, ये F3 कर रहे हैं F03, ठीक है, ये हुआ प्लस 1/4 एब्सोल्यूट नॉट Q नॉट। अब Fn का कर रहे हैं तो यहाँ पर बीच में डॉट 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 ला दो, बहुत सारे चार्जेस हैं, डॉट प्लस Q नॉट Qn अपॉन R0 माइनस Rn क्यूब R0n, ठीक, इतना सारा आ रहा है आंसर। मतलब सोचो बीच में कितनी सारी चीजें होंगी, 3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Qn Q9 Q10 11 12 13 14 15 16 करके n तक आ रहा है ये पूरा। तो इसमें से जो चीजें कॉमन है हमेशा फिक्स रहेंगे, उनको बाहर निकाल लो, क्या निकाल लेते हैं, आइए। कॉमन निकालने से कुछ चीजें शायद बेटर दिख जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें है ना यहाँ पर। आइए देखते हैं, तो f क्या हो रहा है फिर, f इक्वल 1/4 एब्सोल्यूट नॉट, तो कॉमन निकल गया। और कुछ कॉमन निकल सकते हैं क्या, सब में 1/4 एब्सोल्यूट नॉट तो है ही। एक चीज ये Q नॉट भी सब में कॉमन है, तो Q नॉट भी कॉमन निकाल ले रहा हूं। अब क्या बच रहा है अंदर में, देखते हैं। अंदर में बच रहे हैं R01 वेक्टर और ये Q1, ठीक है, इधर बच रहा है R0 माइनस R1 वेक्टर और ये क्यूब प्लस Q2 R02 R0 माइनस R2 का क्यूब प्लस ऐसे करके n तक का बच रहा होगा Qn R0n, है ना, R0 माइनस Rn का क्यूब, ये देखो ऐसा बच रहा है भाई। अब ये बच रहा है, अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, यहां पर ये R0 फिक्स है, R0 फिक्स है, R0 चेंज क्या हो रहा है, 1 1 1 2 2 2 n n n, समझ रहे हो। मतलब बोलने का ये है कि अगर मैं यहाँ पर समीशन का साइन दे दूं, मतलब सभी चीजें ऐड हो रही है अंदर की, i का वैल्यू दे दूं 1 से लेकर n तक जा रहे हैं, 1 से लेकर n तक जा रहे हैं, तो कैसे लिख सकता हूं क्या इसको, q, इसके जगह i लिख दे रहा हूं, तो q का समीशन होते जा रहा है हर बार, अगर i1 है तो q1 प्लस i2 है तो q2 q3 q4 n तक, ठीक है, प्लस होते जा रहे हैं, ठीक है, R0 i, समझ रहे हो, इसका भी वैसे ही हो रहा है R01 R02 प्लस R03 प्लस R0n तक, चलो ठीक है, अपॉन R0 माइनस R
यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 फिर n ऐसे करके जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी i लिख देता हूँ का क्यूब। अब देखो i का वैल्यू अगर मैं 1 रखा तो q1 r01 r0 माइनस r1 का क्यूब, ये आ गया। i का वैल्यू अगर 2 रखा तो ये आ गया, 3 रखा तो अगला आएगा, 4 रखा तो अगला आएगा, n रखा तो ये आ गया। तो सबका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ये साइन सिग्मा सबके एडिशन का साइन है। तो नेट फोर्स मिल गया क्या आपको, ये होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। अब आपको लाखों चार्ज दे दें, हजारों चार्ज दे दें और बोले कि किसी एक चार्ज पर लगाओ फोर्स, फॉर्मूला मिल गया आपको, न्यूटन में आंसर आएगा। तो ये होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने कूलॉम के लॉ को देखा वेक्टर फॉर्म में, दूसरा सुपरपोजिशन थ्योरम देखा, वो भी रिलेटेबल है कूलॉम के लॉ से ही, क्योंकि ये सब चीजें उसी से ही निकली हैं। इसको सीधा पुट ऑन कर पाए ना हम लोग, ये सब वैल्यूज को सीधा पुट ऑन कर पाए हैं, किस लिए, क्योंकि अभी निकाले हम लोग कूलॉम के लॉ को, इसलिए दोनों टॉपिक को एक साथ मर्ज करना पड़ा, दोनों को एक साथ पढ़े हम लोग। और दोनों को एक साथ पढ़ने के कारण ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्योंकि इंटेंसिटी का एक मतलब फील्ड लाइंस है। ठीक, उसके बाद डायपोल करेंगे, और डायपोल के अलग अलग पोजीशन के लिए उससे अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट रहने वाले चार्ज पर लगने वाला इंटेंसिटी को निकालना सीखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।